चैप्टर 81। क्या आपको कभी अनजाने में किसी बारूदी सुरंग पर पैर रखने का मन हुआ है? अमन अब ऐसा ही महसूस कर रहा था। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अमन की आवाज में भारी गंभीरता है। यदि उनसे अभिनय करने के लिए कहना कोई बड़ी बात नहीं थी तो सूरी ने कहा कि उन्हें ऐसा करना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। अमन का जबड़ा खुला देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखी जिससे वह हंस पड़ी, लेकिन उसने पेशेवर तरीके से अभिनय करने की कोशिश की। हम नहीं हैं, आप ही हैं जिन्हें यह भूमिका मिली थी। सच में, क्या तुम दोनों अब मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अमन की आंखें तेज हो गईं और उसकी नजर आर्या से टकरा गई, जिसने उसे एक अचंभित नजर से देखा। क्या आप ये जानते थे? मैं कैसे जान सकती हूं? मुझे कुछ नहीं पता। आर्या ने दृढ़ता से मना कर दिया, लेकिन किसी कारण से उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं और अमन को इस बात का पूरा यकीन था। अपने दिमाग में उठ रहे बुरे पक्ष को दबाते हुए अमन ने शांति से सामना करने का निर्णय लिया। यहां वास्तव में क्या हो रहा है? यह कैसे हुआ? सूरी ने अमन से प्रश्न पूछने की उम्मीद में सिर हिलाया और उसे समझाने का निर्णय लिया। सबसे पहली बात तो यह कि मेरी टीम ने एक कलाकार की तलाश की, लेकिन बहुत से लोग इस छोटी सी भूमिका को निभाने के लिए तैयार नहीं थे। सच तो यह है कि बजट थोड़ा कम था, लेकिन मुख्य बात यह थी कि कोई भी अनजान ब्रांड के लिए काम नहीं करना चाहता था। अमन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने पूछा कि इसका मुझसे क्या संबंध है। मैं मारिया के साथ बातचीत कर रहा था, जिन्होंने मजाक में कहा कि आप यह भूमिका निभा सकते हैं। तभी हमारी टीम को यह विचार सूझा। क्या विचार है? अमन ने आगे जानने के लिए अपनी भौहें उठाईं। तुम्हें पता है कि इस केस ने हमारी प्रसिद्धि और लोकप्रियता दोनों को कैसे बढ़ाया? लोगों को लग रहा है कि हम दोनों दुश्मन जैसे हैं और तुम इस मामले को हाथ से निकलने में कामयाब हो गए। इससे तुम नाराज हो गए होंगे। तो? अमन ने तनाव के साथ पूछा। तो जरा सोचिए कि हर किसी की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वे दो ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्हें देखने की उन्हें कम से कम उम्मीद थी। जिन दो लोगों को एक दूसरे के गले लगना चाहिए था, वे अब एक विज्ञापन के लिए अभिनय कर रहे हैं। दूसरी बात, आप लंबे, सुंदर, अच्छे और सुरुचिपूर्ण हैं, और अभिनय के लिए आपको बस स्वाभाविक अभिनय करने की जरूरत है। यह कुछ पंक्तियों वाला एक छोटा सा दृश्य है। इसके अलावा मारिया ने भी इसे करने की अनुमति दे दी। अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इन दोनों लड़कियों पर गुस्सा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसका चेहरा ऑनलाइन डाला, या फिर उसे मिली प्रशंसा से खुश और परेशान होना चाहिए। जैसे ही वह विचार कर रहा था, उसने सूरी मैनेजर मार्था की ऊंची आवाज सुनी, जो कहीं से प्रकट हुई प्रतीत हुई। बेटा, तुम ऐसा करो जैसे कि तुम चाहते हो या नहीं, लेकिन कृपया जल्दी से अपना चुनाव करो क्योंकि हमें एक उपयुक्त भूमिका ढूंढनी है। हालांकि उस स्थिति में तुम एक अच्छा अवसर खो दोगे। अमन ने गहरी सांस ली और सूरी को देखा, जिसकी आंखें उस पर टिकी थीं और वह उसके साथ शूटिंग करने के लिए उत्सुक थी। वह तो यह भी देख सकता था कि तारे उसकी ओर बरस रहे हैं और उसके कानों में चिल्लाकर कह रहे हैं कि इसे स्वीकार कर लो। आखिर वह मुझसे इतनी उत्सुक क्यों है? प्रसिद्धि दौड़ बेशक, वह प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा चाहता है। वह कभी भी छिपना नहीं चाहता था और नहीं चालाकी का खेल खेलना चाहता था। यहां तक कि जब वह सड़क पर चल रहा हो तो कोई नहीं जानता था कि यह अनजान व्यक्ति कौन है। फिर भी यह अजीब और कष्टकारी लगा। अमन के भावहीन चेहरे को देखकर मार्था ने नाराजगी में जीभ छटकाई। वह ऐसा नहीं कर रहा है। वह अभिनय करने के लिए बहुत कमजोर है। किसने कहा यह? मैं सहमत हूं, बेशक मैं ऐसा करूंगा। अरे, मैं तो तब भी इतना घबराया नहीं था जब एक कमीने ने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था। अमन ने अनिच्छा से स्क्रिप्ट पढ़ी, चुपचाप खुद को कोसते हुए। सेटिंग एक व्यस्त कार्यालय की थी जिसमें कागजों से भरे डेस्क और सहकर्मी बातें कर रहे थे। उनके किरदार का काम सीधा सादा था। वह हर दिन ऑफिस बॉस को एक कप कॉफी देना था, लेकिन इस बार उसे चाय देने की जरूरत थी। अमन ने पीड़ा में अपने बाल बिखेरे, लगभग स्क्रिप्ट फाड़ने लगे। सरल, क्या सरल से उसका यही मतलब था? मुझे यकीन है कि ये दोनों लड़कियां कई बार बदला ले चुकी हैं। अमन ने अपने बाल सहलाने के लिए हाथ उठाया तो उसके बगल में खड़े एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर, कृपया अपने बालों को खराब करना बंद करें। आप उन्हें नष्ट कर रहे हैं और इससे हमारे लिए काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अमन ने गहरी सांस ली और उस आदमी की गंभीर निगाहों को देखकर शांत होने का फैसला किया। अमन ने अपने दिमाग में इस छोटे से संवाद का अभ्यास किया और विडंबना पर हंस पड़ा। उच्च दाम स्थितियों के आदी होने के कारण अब उसे एक कार्यालय में सरल दयालुता के एक पल को चित्रित करना था। राहत की सांस लेते हुए अमन ने चुनौती स्वीकार करने का निर्णय लिया। अमन शूटिंग के व्यस्त स्थान पर दाखिल हुआ, जहां लाइट और कैमरा सेट करने वाले क्रू मेंबर्स मौजूद थे।
माहौल में हलचल थी जिससे अमन पहले से कहीं ज्यादा नर्वस महसूस कर रहा था। वह अपने आप में ही रहा, अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश कर रहा था। शूटिंग से ठीक पहले सूरी ने एक आश्वस्त मुस्कान के साथ उनके पास आकर कहा, शुभकामनाएं अमन, तुम सफल हो, उसने गर्मजोशी से कहा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए अपनी जगह पर वापस चली गई। कुछ क्षण बाद निर्देशक ने अमन को बुलाया और उसे अंतिम क्षण की जानकारी दी। ठीक है अमन, यह दृश्य है। तुम एक कप चाय लेकर उस कार्यालय में प्रवेश करोगे जहां बॉस बैठा है। इसे स्वाभाविक बनाए रखो और याद रखो, ध्यान बातचीत पर है। निर्देशक ने कार्यालय के सेट की ओर इशारा करते हुए समझाया। अमन ने सिर हिलाया। उसकी हथेलियां थोड़ी पसीने से भीगी हुई थीं और उसने चाय का कप उठाया। वह ऑफिस सेट की ओर चल पड़ा और आगे के काम के लिए खुद को तैयार कर रहा था। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, उसका दिल धड़क उठा जब उसने देखा कि सूरी डेस्क के पीछे शाही अंदाज में बैठी है, जो बॉस के ठंडे बर्फीले व्यक्तित्व को दर्शाती है। उसकी घबराहट बढ़ गई, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। फिर भी अमन का दिल लगभग धड़कने लगा। अब तक तो उसने एक हंसमुख और मनोरंजक लड़की ही देखी थी, तो फिर यह क्या है? सूरी की आंखें सीधे उसकी आत्मा में घुसती हुई लग रही थीं। यह ठंडी और भयावह थी, जो किसी भी तरह से एक नाटक की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि यह उसके वास्तविक व्यक्तित्व की तरह लग रही थी। क्या यह करिश्मा का असर है? वह बहुत चमकदार लग रही थी। वह महसूस कर सकता था कि सबकी निगाहें उस पर थीं, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। गहरी सांस लेते हुए उसने स्वाभाविक रूप से अपनी लाइनें बोलने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने होंठ खोले, पीछे से एक चीख निकली, काटना। तभी एक निर्देशक की ऊंची आवाज में चीखने की आवाज आई, अमन, तुम वहां जमे हुए बुत की तरह खड़े क्यों हो? तुम्हें बेपरवाह बनने की जरूरत है, क्योंकि वह तुम्हारी बॉस है। यह उसे पहली बार नहीं देख रही हो, लेकिन आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा सदमा दिख रहा है। आपका हाव भाव बहुत शांत है, निर्देशक ने टिप्पणी की। उनके चेहरे पर गहरी निराशा स्पष्ट थी। काट, वह फिर चिल्लाया। उसकी तेज चीख स्टूडियो में गूंज उठी, गलत डायलॉग, कट। इसके बाद बार बार टैग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें प्रत्येक टैग पिछले टैग से अधिक कठोर लगता था। जो इस सब का खलनायक माना जाता था, अब सब कुछ देखकर सुन्न हो गया था। उसकी आंखें, जो हमेशा दृढ़ निश्चय से भरी रहती थीं, अब निराशा की चमक से भर गई थीं। जब अमन इधर उधर घूम रहा था, सूरी बस अपनी जगह पर बैठी रही। उसने मदद के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन इससे सूरी हंस पड़ी। जब यह सब हो रहा था, अमन ने यह भी देखा कि एरिया यह सब रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे मत बताओ वह यह सब उस कुतिया मारिया को भेज रही है। एक और बात जिसने उसे झकझोर दिया, वह थी इस रोल प्ले में बॉस का नाम मारिया था। अब वह निश्चित रूप से इसे महसूस कर सकता है। वह राक्षसी उसे निशाना बना रही थी। इसके अलावा सूरी की मैनेजर मार्था भी कैमरा उनकी ओर घुमाते हुए कुछ कर रही थी। क्या वह उसके वीडियो भी छुपा रही थी? वह कुछ कहना चाहता था, तभी उसे डायरेक्टर की तेज आवाज सुनाई दी। अमन, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? निर्देशक ने चिल्लाते हुए कहा। क्या तुम थोड़ा और स्वाभाविक अभिनय नहीं कर सकते? थोड़ी शालीनता से रेखाएं खींचो। अमन ने मृत आंखों से देखा। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। वह निराशा में स्क्रिप्ट को फाड़ने के लिए लगभग तैयार था। सूरी, निर्देशक ने सहायक की ओर रुख किया, कृपया उसकी मदद करो, उसे समझ नहीं आ रहा है। सूरी अमन के पास गई और निर्देशक को शांत होने का संकेत देते हुए अपना ध्यान अमन की ओर लगाया। अमन, स्क्रिप्ट को भूल जाओ, उसने धीरे से कहा। हाँ? अमन आश्चर्यचकित रह गया। उसे ऐसे सुझाव की उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि यह स्मृति के बारे में है, सूरी ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा और अपनी ठोड़ी को रगड़ा। आप इसे व्यक्त करने के तरीके से जूझ रहे हैं, है ना? अमन ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। तो फिर चलो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, सूरी ने सुझाव दिया। बस स्वाभाविक रूप से अभिनय करें, खुद को उस दृश्य में कल्पना करें। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? आप क्या कहेंगे? संवादों को भूल जाएं और भावना पर ध्यान केंद्रित करें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसी तरह काम करते हैं। बस आप जो हैं वही बने रहें, उसने धीरे से कहा। बाकी सब कुछ पीछे छोड़ दें। संवादों का अनुसरण करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वही कहें जो आप कहना चाहते हैं। यह कहते हुए सूरी ने निर्देशक की ओर देखा, जिसने अपना सिर हिलाया। यह आपकी टीम है जिसने स्क्रिप्ट लिखी है, मैंने नहीं। जब तक दृश्य नियोक्ता के लिए एकदम सही है, तब तक कोई समस्या नहीं है। काश निर्देशक को पता होता कि विज्ञापन के पीछे का बॉस उसके सामने खड़ा है, जिसे उसने कई बार कोसा था, तो शायद वह डर के मारे पहले ही भाग गया होता। ठीक है, अमन ने सिस्टम पैनल को देखते हुए संक्षिप्त सिर हिलाया, जिससे उसे एक असामान्य आश्चर्य हुआ।
शुरुआती अभिनय 19,100। प्रत्येक दृश्य को लेने और अभिनय करने के साथ उनका अनुभव धीरे धीरे बढ़ता गया। हालांकि उसे अजीब लगा, लेकिन शायद ये बुरा नहीं है। निर्देशक ने सोचा कि क्या शूटिंग आज ही पूरी हो सकती है। हर दिन का लंबा होना मतलब था पैसे की बर्बादी। शुरू में वह ऐसे किसी नए निर्देशक को निर्देशित करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन सारा खर्च सूरी ने उठाया और उन्हें जो पता चला उसके अनुसार सूरी ही इस सब के प्रभारी थे, लेकिन उन्हें गलत तरीके से यहां घसीटा गया। वास्तव में उन्हें सूरी जैसे उच्च क्षमता वाले अभिनेता के साथ फंसे उस गरीब बच्चे पर दया भी आई। अपने दिल पर भारी पत्थर रखकर वह फिर से तैयार हो गया। गोली मार, संकेत देते हुए उन्होंने रिकॉर्डिंग पर ध्यान केंद्रित किया और तभी उन्हें असामान्य बात का एहसास हुआ। आदमी की शारीरिक भाषा बदल गई थी। यह महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन पता लगाने के लिए काफी सूक्ष्म था। चलने का तरीका, आलंकारिक भाषा, सब कुछ धीरे धीरे लिपि में समाहित हो गया था। उसके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई और फिर एक सौम्य मुस्कान छा गई। शायद वह यह काम कर सके। निश्चित रूप से यहां उन्नत अभिव्यक्ति और स्पष्टता के साथ एक उन्नत संस्करण है। दस्तक, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हां, वहां एक ठंडी आवाज गूंजी। क्रंग, दरवाजा खुला। एक सुंदर आदमी औपचारिक सूट में दिखाई दिया, सावधानी से एक कप पकड़े हुए। यह लेडी बॉस सचिव के रूप में रॉय का पहला दिन था। इससे पहले वह पिछले सचिव के चले जाने तक दूसरे विभाग में था और वह एक आदर्श प्रभाव छोड़ने के लिए दृढ़ था। अपने बॉस मारिया की मेज के पास जाकर, जो ढेर सारे दस्तावेजों से अटी पड़ी थी, उसने आदरपूर्वक झुककर कप उसके सामने रख दिया। मारिया ने अपना चश्मा नीचे किया, रॉय को उत्सुकता से देखा और फिर कप की ओर हाथ बढ़ाया। हालांकि एक घूंट लेने से ठीक पहले वह रुक गई। यह क्या है? उसकी आवाज से वातावरण ठंडा हो गया और रॉय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि रॉय जवाब दे पाता, एक क्रोधित आवाज ने बीच में टोक दिया। क्या किसी ने तुम्हें जानकारी नहीं दी? मैं कॉफी पीता हूं, चाय नहीं। मुझे पता है, लेकिन मैडम प्रेसिडेंट, आपको इसे आजमाना चाहिए, रॉय ने घबराहट में हकलाते हुए कहा। यह चाय ब्रू हेवन नामक एक प्रसिद्ध जगह से है। उनकी एक टैगलाइन है, पहला घूंट आपको स्वर्ग जैसा एहसास कराता है और दूसरा घूंट आपको वहां ले जाता है। और मेरा विश्वास करें, यह सच है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि कर सकता हूं। मारिया का चेहरा बर्फीला और कठोर हो गया और उसने रॉय को घूरकर देखा। यह कैसी बकवास है? तुमने प्रोटोकॉल की अवहेलना करके और अपने पहले दिन ही इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम अपनी नौकरी खोना चाहते हो? रॉय डर के मारे पीछे हट गया। उसने अपना सिर और नीचे कर लिया, जिससे मारिया और भी चिढ़ गई। मूर्खतापूर्ण व्यवहार बंद करो और मेरे लिए कॉफी लाओ। हां, मैडम प्रेसिडेंट, रॉय ने लगभग सलामी देते हुए कहा और फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मारिया को अपनी मेज पर रखी चाय को घूरते हुए निराशा महसूस होने लगी। चाय की खुशबू अच्छी थी और उसे बर्बाद करना शर्म की बात लग रही थी। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसने एक घूंट लिया। पसंद न आने के बावजूद उसे लगा कि उसे यह नहीं फेंकना चाहिए। जैसे ही चाय उसके होठों से टकराई, उसके मुंह में स्वाद का एक होंका फूट पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि उसकी सारी थकान दूर हो गई है और उसकी जगह एक सुखद अनुभूति ने ले ली है। चाय का स्वाद लेते समय मारिया के चेहरे पर प्रारंभिक संदेह और हताशा से आश्चर्य और फिर खुशी का भाव आया। शुरू में उसके चेहरे पर कठोर बर्फीले भाव थे, क्योंकि उसने अपनी झुंझलाहट के बावजूद अनिच्छा से चाय का स्वाद लेने का फैसला किया था। हालांकि जैसे ही उसके मुंह में स्वाद का विस्फोट हुआ, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। स्वाद आनंददायक था और इस अप्रत्याशित आनंद ने उसके चेहरे को नरम कर दिया, उसके सामान्य ठंडे व्यवहार को तोड़ दिया। उसके चेहरे पर वास्तविक आनंद का एक पल आया, जिसने उसके भाव को कठोर से सुखद आश्चर्य में बदल दिया, जो कि भेद्यता और संतुष्टि के दुर्लभ क्षण का संकेत था। इस स्वादिष्ट स्वाद ने मारिया के चेहरे पर नरमी ला दी तथा उसके सामान्य ठंडे व्यवहार में बदलाव आया। वह खुशी से लगभग कराह उठी, लेकिन आखिरी क्षण में वह इसमें सफल हो गई। अपनी अंतर्दृष्टि से बाहर आकर उसने देखा कि उसकी नई सचिव उदास भाव से बाहर जा रही है। इंतजार। रॉय, जो जाने ही वाला था, वहीं रुक गया और रोबोट जैसी हरकत करते हुए अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। हां महोदया राष्ट्रपति, अब से मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हर दिन यही सेवा दो। हां, लेकिन तुमने कहा था। चुप रहो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। यहां बॉस मैं हूं, तुम नहीं। रॉय के जल्दी से चले जाने के बाद मारिया ने अपना चश्मा उतार दिया और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज में मधुर स्वर था।
पहला घूंट आपको स्वर्ग जैसा एहसास कराता है और दूसरा घूंट आपको वहां ले जाता है। तो क्या स्वर्ग वास्तव में ऐसा ही लगता है? काटना। जैसे ही अमन दरवाजे से बाहर निकला, उसे राहत महसूस हुई, लेकिन उसका दिल अभी भी अनिश्चितता से धड़क रहा था। क्या मैंने कोई गलती की? उसने आश्चर्य से पूछा। नहीं, तुम बहुत बढ़िया थे, पीछे से आवाज आई। वाह, यह बहुत बढ़िया था। धन्यवाद, अमन ने उत्तर दिया। उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। क्या मैंने सचमुच ऐसा किया? मुझे पता था, ये संदिग्ध और घटिया संवाद ही समस्या थे। क्या तुम अभिनय करना चाहते हो? तुम्हें वह हुनर है? निर्देशक ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। तुम्हें बस यह हुनर सीखने की जरूरत है। अमन ने अपने मामूली अभिनय कौशल पर नजर डाली, फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरे लिए नहीं। ठीक है, जो भी हो। निर्देशक ने आह भरते हुए सभी को अपनी बात समाप्त करने का संकेत दिया। अमन एक एकांत कोने की ओर गया, जहां उसने देखा कि आर्या और मार्था आपस में उत्साहपूर्वक बातें कर रही थीं। यह अंततः खत्म हो गया। अमन ने आराम करने के लिए तैयार होकर आह भरी, लेकिन जैसे ही वह शांत होने लगा, सूरी प्रकट हुई और उसके कंधे पर थपथपाया। यह भी खत्म नहीं हुआ है, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अमन ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सूरी ने उत्साह से बताया, विज्ञापन का दूसरा भाग आ चुका है। अगर यह सफल रहा तो अगला भाग और भी ज्यादा दिलचस्प और रहस्य से भरा होगा। एक और हिस्सा? हाँ, एक और। यह एक रोमांटिक थीम वाला नाटक बनाने की योजना थी। पहला मंच तैयार करना था और दूसरा बॉस और सचिव को एकजुट करना था। सूरी ने अमन को आंख मारते हुए कहा। इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाता, एक अन्य व्यक्ति ने अचानक उसके कंधे पर रखा उसका हाथ खींच लिया और जोर से चिल्लाया। सूरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी को ढूंढने की? तेज रफ्तार से कारों का एक काफिला गली से गुजरा, जिससे आसपास के सभी लोग चौंक गए। रैली को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था कि दूसरी पीढ़ी का कौन सा बच्चा इस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि केवल ऐसे बच्चों का समूह ही इस तरह से कार्य करता है, जो कुछ नहीं करते बल्कि सब कुछ दिखाने की तैयारी करते हैं। बीच में एक बुगाटी कार तेजी से अंदर से निकली, जिसके ड्राइवर सीट के पास एक आदमी बैठा था और स्मार्टफोन पर यह दृश्य देख रहा था तथा जोर जोर से गालियां दे रहा था। भाड़ में जाओ। उसकी स्क्रीन पर गोलीबारी का दृश्य चल रहा था। उसने देखा कि सूरी बेघर लड़के के साथ घूम रहा था। जहां तक बेघर होने का सवाल है, तो उसने पहले ही अपने बारे में सारा डेटा निकाल लिया था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जरा रुको। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत निष्क्रिय रही हूं। ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं। आदमी का भाव विकृत हो गया और उसके चेहरे पर एक विषैली मुस्कान उभर आई। उस स्थान पर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया। काफिला गोलीबारी की जगह पर अचानक रुक गया। हथियारबंद गार्ड तेजी से उतरे और इलाके को सुरक्षित कर लिया। अपने गार्ड के बीच से एक महंगा सूट पहने हुए आदमी निकला। जब उसने जगह देखी तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जल्द ही अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ वह अंदर चले गए। कुछ लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें संभाल लिया। अंदर सूरी शरारती भाव से हंस रही थी और उसका एक हाथ अजनबी पर रखा हुआ था। तीव्र ईर्ष्या और क्रोध का मिश्रण फूट पड़ा, जिसने उसके धैर्य के बचे हुए हिस्से को भी नष्ट कर दिया। वह शांतिपूर्वक और चुपचाप अंदर घुसा और फिर सूरी के हाथों को कसकर पकड़ लिया, जिससे आसपास के सभी लोग चौंक गए और वह चिल्लाया, सूरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी को ढूंढने की? दहाड़ की आवाज से हर जगह मौत की शांति छा गई। कुछ लोग उस व्यक्ति के शब्दों से चौंक गए, जबकि कुछ लोग उस व्यक्ति की मौजूदगी से चौंक गए। अमन ने अपनी नजरें अपने बराबर की ऊंचाई वाली उन महिलाओं पर उठाईं जो सूरी की कलाइयों को पकड़े हुए थीं और अपनी आंखों से आग उगल रही थीं। अमन के रेटिना में सूचनाओं का एक समूह चमक उठा। नाम रिचर्ड स्टैनली। कौशल उन्नत व्यवसायी, मध्यवर्ती युद्ध कौशल। इंप्रेशन 101। छाप के मूल्य ने उसके दिमाग को उड़ा दिया। क्या बकवास है? क्या यह मूल्य इतना कम नहीं है जैसे कि मैंने उसकी मां को मार दिया हो या उसकी पत्नी को ले लिया हो और एक घातक दुश्मन बन गया हो? सूरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, कहीं से भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ? क्या तुम भूल गई कि हम सगाई कर चुके हैं? हम थे। सूरी ने अचानक उसकी बात काट दी और उसे गहरी नजर से देखा। और तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें धोखा दिया? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम रोज लड़कियों के साथ व्यभिचार करते हो और फिर तुमने मेरी सौतेली बहन के साथ भी धोखा किया? कयाक। सूरी के इस खुलासे ने हथौड़े की तरह आवाज दी।
आस पास के लोग डर के मारे पीछे हट गए और उनके चेहरे पर एकदम खौफ की लकीरें उभर आईं, मानो उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए था। तुम। रिचर्ड एक पल के लिए चुप हो गया। एक पल के लिए उसे झटका लगा, उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर उसे यह सब कैसे पता चला। क्रोधित और पराजित महसूस करते हुए वह अमन की ओर मुड़ा। कुत्ते के बच्चे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? अरे, मैं तो उसकी मित्र सूची में भी नहीं हूं, न तो मैं उसके पीछे पड़ा हूं और न ही हम किसी प्रकार के रिश्ते में हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी गलतफहमी दूर कर लोगे, अमन ने नरम लहजे में उत्तर दिया। प्रत्येक बीतते क्षण के साथ रिचर्ड का हाव भाव और भी खराब होता गया और उसने सूरी की कलाई को और भी कसकर पकड़ लिया, जिससे वह असहज हो गई और उसने अपना हाथ उठाकर उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन रिचर्ड एक कदम आगे बढ़कर अमन के करीब आ गया और चिल्लाया, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तुम एक कीड़े के अलावा कुछ नहीं हो जिसे मैं मार सकता हूं। क्या तुम सबके सामने मुझे धमका रहे हो? अमन ने चारों ओर देखते हुए कहा, कम से कम कानून से तो डरो। कानून डॉट हाँ हाँ हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें यही मार भी दूं तो भी इनमें से कोई भी गवाह बनने की हिम्मत नहीं करेगा। रिचर्ड ने ठहाका लगाया और फिर सबकी तरफ देखा। अमन के चेहरे पर गहरी उदासी उभर आई जब उसने देखा कि सभी लोग अपना सिर झुकाए हुए हैं। आखिर वो कौन है? मुझे पता है कि स्टैनली अभी भी बड़ा है और सूरी ने अचानक उससे सगाई कैसे कर ली। नहीं, मैं इस सब में क्यों फंसी हुई हूं? रिचर्ड बॉट, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। रिचर्ड बॉट, यह तमाशा बंद करो, सूरी ने विनती की। चुप रहो सूरी, तुमने उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत की, रिचर्ड ने खट्टी भावना के साथ गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। अमन के हाव भाव देखकर रिचर्ड को गर्व महसूस हुआ। तुम्हें नहीं पता कि बड़ा समाज कैसे काम करता है। हम ही कानून हैं और हम ही सरकार हैं। अमन का चेहरा एक पल के लिए डगमगाया और फिर उसने सूरी की ओर देखा। क्रोध में रिचर्ड आगे झुका और अमन को धक्का दिया, जो बच नहीं सका, और उसने आत्मरक्षा के लिए खुद को कुछ कदम आगे बढ़ने दिया। क्या यह सब कुछ नहीं था? टकराना। बल थोड़ा अधिक था, जिससे अमन थोड़ा लड़खड़ा गया। अमन। आर्या दर्द से चीख उठी और अमन की मदद करने के लिए उठ खड़ी हुई। वह पूरी तमाशा देख रही थी और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मार्था ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे आगे न बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि ऐसा करना विनाशकारी हो सकता था। लेकिन वह उस आदमी को धक्का देते हुए देखकर कूद पड़ी। मैं ठीक हूं मिस आर्या, अमन ने अपना संतुलन पाया और कहा, कम से कम एक सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करो और मिस सूरी को जाने दो। क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो? उसकी तरफ देखना बंद करो। वह मेरी बचपन की दोस्त है और जल्द ही मेरी मंगेतर बनने वाली है। लेकिन तुम, एक बेघर गंदे अनाथ ने उच्च स्थिति वाले किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने का साहस किया। तुम उस अनाथ का जूता उठाने के भी लायक नहीं हो। अमन की निगाहें बर्फीली हो गईं। यह काफी था। वह अपनी मुट्ठी उठाने ही वाला था कि तभी उसकी पीठ पर एक ठंडी सनसनी सी दौड़ गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में गहरी सिहरन दौड़ गई। तापमान अचानक गिर गया और हवा भारी हो गई। हाँ, एक खर्राटे के साथ एक ठहाका गूंजा और यह आवाज सूरी की ओर से आई। उस समय अमन ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। सूरी की आंखों में बदलाव आया। वास्तव में अमन सूरी के आसपास रहना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कि वह व्यक्ति वास्तविक जीवन में दिखावा कर रहा था और अभिनय कर रहा था। लेकिन अब क्या अनुमान लगाओ? मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। सूरी ने आह भरी और अगले ही पल उसकी आंखें बदल गईं। यह तो बस एक छोटा सा अंश था, लेकिन अमन का दिल धड़क उठा, क्योंकि उसकी निगाहें खौफनाक और जानलेवा थीं। रिचर्ड की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह उभर आए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सूरी ने तीव्र गति से उसकी पकड़ से छूटकर अपनी कलाई को मुक्त कर लिया। अभ्यास की गई चपलता के साथ उसने जवाबी हमला किया। रिचर्ड की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। पीछे हटते हुए उसने अपना रुख चौड़ा किया, अपने शरीर को उसके वजन का फायदा उठाने के लिए घुमाया। एक सहज गति में उसने उसे जूडो स्लैम के साथ अपने कंधे पर खींच लिया और उसे पास की मेज पर जोर से पटक दिया। धमाका। मेज का ऊपरी प्लाईवुड वाला हिस्सा टूट गया। हालांकि वह टूटा नहीं, लेकिन रिचर्ड की रीढ़ की हड्डी उसमें फंस गई, जिससे उसे गंभीर चोट लग गई, क्योंकि मेज भारी बल के कारण पलट गई और उसके ऊपर गिर गई। प्रभाव पूरे कमरे में गूंजा, जिससे कुछ क्षण के लिए अफरा तफरी शांत हो गई और रिचर्ड आश्चर्य और दर्द से कराहते हुए इधर उधर लुढ़कने लगा। वह अब और नहीं भौंकेगा, सूरी बोला और उसने ताली बजाई, जिससे सभी लोग हिल गए। अमन, आर्या, कर्मी दल, सबकी प्रतिक्रिया एक ही थी। आखिर मैंने अभी क्या देखा?
अचानक हुआ यह उलटफेर हर किसी के लिए स्वीकार करने से परे था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरी ने कहीं से ऊनो रिवर्स कार्ड निकाल लिया हो। उसकी शारीरिक गतिविधियां किसी विशेषज्ञ के समान गतिशील थीं, जिससे उसकी अविश्वसनीय गति के कारण अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसके अलावा रिचर्ड बहुत बड़ा था और उसका शरीर भी बहुत चौड़ा था। उसका वजन 80 किलो से ज्यादा था, लेकिन सूरी ने उसे आसानी से समतल कर दिया। कई लोग इसे नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन अमन ने देखा कि सूरी ने रिचर्ड की कलाई को कैसे मोड़ा, और वह शर्त लगा सकता था कि यह उखड़ गई होगी और टूट गई होगी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि उसकी युद्ध कौशलता कम से कम मध्यम स्तर की हो या उससे अधिक हो। फिर भी कैसे? यह कैसे संभव हुआ? क्या वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी? क्या आजकल सभी अभिनेत्रियां इतनी ही खतरनाक होती हैं? अपने हाथों से ताली बजाते हुए मानो धूल झाड़ रही हों, सूरी ने रिचर्ड्स के अंगरक्षक को जानलेवा निगाहों से देखा। इसे साफ करो, मैं इस जगह को बेदाग चाहता हूं, वरना। रिचर्ड्स के साथ आए अंगरक्षक बहुत डरे हुए लग रहे थे और किसी कारणवश वे सूरी से इतने भयभीत लग रहे थे कि उन्होंने तुरंत दिखावा करने की भी हिम्मत नहीं की। आदेश देने के बाद सूरी ने अमन की ओर देखा जैसे उसे पकड़ रही हो और शर्म से मुस्कुराई। अमन, मैं थक गई हूं, क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पर चलोगे? नहीं, बेशक। अमन ने तुरंत अपना रुख बदला। एक पल के लिए उसका काला पड़ा चेहरा देखकर फिर अचानक चमक उठा। एगू, वह खतरे में नहीं है, वह खुद खतरा है। शरद ऋतु की ठंडी दोपहर में जब सूरी और अमन कॉफी हाउस में दाखिल हुए तो उनके आसपास ताजी कॉफी की अनोखी खुशबू फैल गई। सूरी आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही थी, उसकी आंखें पुरानी यादों से चमक रही थीं। यह जगह अद्भुत है, अमन ने आरामदायक माहौल और अपने आस पास की जीवंत बातचीत को देखते हुए कहा। उन्होंने सजावट, कर्मचारियों के व्यवहार, उनकी सेवा और मनोरंजन पर ध्यान दिया। उन्होंने हर चीज को ध्यान से देखा और उम्मीद जताई कि एक दिन वह भी ऐसा ही एक बड़ा कॉफी हाउस बना सकेंगे। यद्यपि चाय उनका मुख्य विक्रय उत्पाद था, लेकिन वे कुछ चाय की पत्तियां डालकर कॉफी में भी जादू पैदा कर सकते थे। वास्तव में वे पहले से ही कॉफी बेच रहे थे, लेकिन वह उत्कृष्ट नहीं थी और लोग उनकी दुकान से कॉफी की अपेक्षा चाय खरीदना अधिक पसंद करते थे। अपनी सीट पर बैठते हुए सूरी ने अमन की ओर देखा। मुझे पता है कि तुम रिचर्ड के बारे में उत्सुक हो। अमन ने कॉफी का घूंट लेते हुए रुककर अपना सिर हिलाया। हरगिज नहीं। उसके भावशून्य उदासीन भाव से सूरी की कॉफी लगभग उल्टी हो गई और अमन के मना करने के बावजूद सूरी ने बोलना शुरू कर दिया। पहले मैं रिचर्ड के साथ हमेशा यहां आती थी, सूरी ने याद करते हुए कहा। उसकी मुस्कान में उदासी की झलक थी। वह मेरा बचपन का दोस्त था, आप जानते हैं, हम साथ साथ बड़े हुए। अमन ने सिर हिलाया। उसे उसकी बातों के पीछे एक गहरी कहानी का एहसास हुआ, लेकिन उसके दिल में संदेह पैदा हो गया। वह वास्तव में कौन है? क्या आप इंद्र से नहीं हैं तो कैसे? वह मॉर्गन स्टैनली के बेटों में से एक है और मैं मिस ऑफ द बैरेट हूं। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं और मेरी मां इंदिरा से हैं। मेरे पिता स्टैनली के परिचित हैं और दोनों परिवारों के बीच काफी पुराना रिश्ता है। क्या? अमन के चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था कि आखिर मॉर्गन स्टैनली कौन था। दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति, लेकिन उसने बैरेट्स के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। मैं यहीं यूएसएल में पला बढ़ा हूं और रिचर्ड ही वह व्यक्ति है जिसने मेरी रक्षा की। अतीत में मुझे उनसे कुछ लगाव था, लेकिन फिर चीजें बदल गईं, सूरी ने धीरे से कहा। उसकी नजर एक पल के लिए दूसरी तरफ चली गई और फिर अमन की आंखों से फिर से मिली। मुझे पता चला कि वह मुझे धोखा दे रहा था और सभी लोगों में से यह मेरी सौतेली बहन थी। मैंने एक शाम उन्हें एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए देखा। फिर मुझे पता चला कि वह एक बदमाश था जो हमेशा मेरी परवाह करने का दिखावा करता था। अमन की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं, उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। यह तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा। सूरी ने हल्के से कंधे उचकाए और दर्द को एक उदास मुस्कान से छुपाया। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना। खैर, अब अतीत के बारे में बहुत हो गया। हाँ, ऐसा ही है, अमन ने जवाब दिया और अपनी छाती की ओर लौट आया। उसे पहचान के खुलासे के अलावा इस पूरी बातचीत में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वह सूरी के साथ सिर्फ एक एहसान के तौर पर उसका समर्थन करने के लिए गया था, इसलिए नहीं कि उसे इसकी परवाह थी। फिर उसने सीधे अमन की ओर देखा। उसकी आंखें अब गंभीर लेकिन दृढ़ थीं। अमन, मैं सोच रही थी, क्यों ना हम शादी कर लें? एक विशुद्ध रूप से व्यावसायिक समझौता, बेशक। इससे हमारे दोनों के करियर को फायदा होगा। PFTT। खांसी। अमन का गला रुक गया और वह जोर से खांसने लगा, जिससे आसपास के लोग चौंक गए। लो, थोड़ा पानी पी लो। गल्प।
एक ही बार में पूरा गिलास पीकर अमन ने असमंजस और अविश्वास के मिश्रित भाव से कहा, मानो कह रहा हो, क्या सचमुच? अमन ने निष्कर्ष निकालते हुए सूरी पर नजरें गड़धा दी। यह लड़की समझदार नहीं है। मुझे पता था कि अभिनेत्रियों के करीब नहीं जाना चाहिए, वे सभी षड्यंत्रकारी होती हैं। फिर भी अमन ने पलकें झपकाईं, उसके अप्रत्याशित प्रस्ताव को समझने की कोशिश करते हुए। विवाह साझेदारी? लेकिन क्या? सूरी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे धीरे से रोकते हुए कहा, कोई रोमांटिक संबंध नहीं, बस कागज पर एक पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी। हम वास्तविक रिश्ते की जटिलताओं के बिना पेशेवर रूप से एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। मुझे ये बकवास समझ में नहीं आ रही है। अमन की आंखें तेज हो गईं। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? सूरी ने आह भरी और सच बोलने का निश्चय किया। सबसे पहले मुझे एक बलि का बकरा चाहिए। एक बार जब मैं रिचर्ड से रिश्ता तोड़ दूंगी तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। अभिनेत्री के साथ मेरी नौकरी को लेकर नहीं, बल्कि मेरे घर को लेकर, क्योंकि मेरा परिवार मुझे लेने आएगा और मैं इसे टाल नहीं पाऊंगी। बड़े परिवार जटिल होते हैं। दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम स्वेच्छाचारी न बन जाएं और किसी गुंडे से शादी न कर लें, हम सभी ने जल्दी सगाई कर ली है और आप सभी मानदंडों पर खरे उतरते हैं। पहली बात तो यह कि आप सुंदर हैं और दूसरी बात यह कि आप में क्षमता है। पैसे का क्या हुआ? अमन ने संदेह से पूछा। यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग इसे अनदेखा कर सकते हैं जब तक वे आपकी योग्यता को स्वीकार करते हैं। मैंने अपना शोध किया है, आप में निश्चित रूप से योग्यता है। हालांकि कुछ लोग अभी भी आपकी पृष्ठभूमि के कारण आपको नीची नजर से देखेंगे, लेकिन जो लोग वास्तव में शीर्ष पर हैं वे केवल आपके प्रयास और योग्यता की परवाह करते हैं, न कि उन दिखावटी चीजों की। अमन ने उसकी आंखों को देखा जो ईमानदारी से भरी हुई थी और साथ ही साथ थोड़ी कमजोरी भी थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसका मन परस्पर विरोधी भावनाओं से भरा हुआ था। सूरी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। भविष्य के बारे में क्या? अगर हम प्यार में पड़ गए, या फिर ब्रेकअप कर लूं? सूरी ने शांति से सिर हिलाया, मानो अमन की चिंता समझ रही हो। प्यार में पड़ना ठीक है और मुझे आपके बच्चे पैदा करने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते आप सभ्य और वफादार हों। जहां तक ब्रेकअप की बात है तो हम शुरू से ही विवाह पूर्व अनुबंध करेंगे। मैं अपनी तरफ से गुजारा भत्ता देने का वादा करूंगा। यह सार्वजनिक उन्माद पैदा करने के बारे में नहीं है। मुझे अपने सामाजिक दायरे में इसकी घोषणा करनी है। अमन ने समझदारी से सिर हिलाया, जबकि सूरी के चेहरे पर नरमी छा गई। अमन, इस बारे में सोचने के लिए अपना समय लो। मुझे पता है कि एक बार में इतनी सारी बातें सोचना मुश्किल है। वे एक पल के लिए चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि कॉफी हाउस की चहल पहल उन्हें घेरे हुए थी। अमन ने आखिरकार कहा, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी, मैं मना करता हूं। सूरी के चेहरे पर राहत और अविश्वास की झलक उभरी, लेकिन फिर उसकी जगह उसका हमेशा का शांत व्यवहार आ गया। मैं आपके परिवार और परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं आपके वास्तविक स्वरूप के बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं आप मुझे जानते हैं। मैं समझता हूं कि आपको मेरा किरदार पसंद है, लेकिन यह बहुत जल्दी है। यह मेरे लिए असहज है। अमन ने जवाब दिया। यह बहुत अचानक हुआ और उसके स्वभाव के विपरीत था। ईमानदारी से कहूं तो उसे इतना असहज महसूस हुआ कि वह भाग जाना चाहता था। इस बीच यह सुनकर सूरी केवल हताशा में आहें भर सकी। उसने ऐसा करने के लिए बहुत साहस जुटाया। वास्तव में हताश थी। उसने इसकी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जिस क्षण उसने रिचर्ड को हराया, घड़ी पहले ही टिक टिक करने लगी थी और इसलिए उसने पहले अमन के विचारों को जानने का फैसला किया। उसकी समझ से अधिकांश पुरुष इस अनुरोध पर सहमत हो जाते, बशर्ते कि महिला अमीर और सुंदर हो, तो फिर इस आदमी ने इनकार क्यों किया? हालांकि अंदर ही अंदर वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाती कि अगर अमन एक बार में ही उसके प्रस्ताव पर सहमत हो जाता तो वह निराश हो जाती। महिलाएं सचमुच जटिल थीं और दोनों पक्षों के परिणाम देखना चाहती थीं। अमन, तो चलो ऐसा करते हैं, हम एक दूसरे को जान लेंगे और तुम इस बारे में सोच सकते हो। हालांकि मैं एक अभिनेत्री हूं, मैं कसम खाती हूं कि मैं साफ सुथरी हूं और स्क्रीन पर या स्क्रीन के बाहर कभी भी अंतरंग क्षण नहीं रहा हूं। मैंने कभी कोई चुंबन दृश्य नहीं किया है और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं रोमांटिक फिल्में भी नहीं करती हूं। मैं बस खुद को डुबोने और अपने अतीत को भूलने के लिए अभिनय करती हूं। लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है कि यह लंबे समय तक चलेगा। अमन ने एक क्षण तक सूरी को देखा, फिर चुप रहने और अपनी कॉफी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। लेकिन इसी समय कोई उसके मन में घुस आया। धिक्कार है, क्या तुम इंसान हो? नहीं, क्या तुम लड़के भी हो? इतनी खूबसूरत लड़की तुमसे भीख मांग रही है, फिर भी तुम इतने उदासीन हो।
भगवान के लिए, अगर तुम्हें इसे खड़ा करने में कोई समस्या है तो बस डॉक्टर के पास जाओ और दयनीय होना और महिलाओं से भागना बंद करो। भारी पछतावे के साथ सूरी केवल हार मान सकती है। आखिर वह किसी को इतनी मजबूती से धकेल नहीं सकती, या क्या उसे अब किसी पर प्रलोभन का प्रयोग करने के लिए इतना नीचे गिरना पड़ा? अमन पत्थर की तरह था जो पूरे पल उदासीन होकर बैठा रहा। वह उसके प्रस्ताव से ज्यादा डेजर्ट खाने और कॉफी पीने में ध्यान लगा रहा था। बिलों का भुगतान करने के बाद वे दोनों वहां से चले गए, लेकिन अगले ही क्षण पास बैठी एक महिला जो इधर उधर देख रही थी, कुछ देखकर स्तब्ध रह गई। क्या यह सूरी नहीं है और कौन है? शब्द उसके गले में ही अटक गए और एक पल के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी पीठ, चाल पूरी तरह से उसके पति के पिछले स्वरूप जैसी थी। इसमें अद्भुत समानता और साम्य था। अतीत की एक बहुत ही दर्दनाक याद उसकी आंखों में घूम गई और उसके दिल को कसकर जकड़ लिया। वह अतीत जब उसके बच्चों को छीन लिया गया था, उसके गले में एक डोरी की तरह लिपटा हुआ था। उसका उन्माद भड़क उठा। भले ही वह आदमी वैसा न हो जैसा उसने सोचा था, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ सकती थी और बिना कुछ सोचे समझे वह काउंटर की ओर भागी। उसका दिल प्रत्याशा और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। उसे वहां मौजूद व्यक्ति की पहचान जानने की जरूरत थी, और यदि संभव हो तो वह उस व्यक्ति के चेहरे को देख सकती थी। दुख की बात यह थी कि वह व्यक्ति पहले ही भाग चुका था, इसलिए वह केवल रिसेप्शन की ओर ही देख सकती थी। जैसे ही वह रिसेप्शन के पास पहुंची, उसकी तत्परता को उदासीनता से देखा गया। मुझे खेद है मैडम, मैं अपने मेहमानों के बारे में जानकारी नहीं दे सकती, न ही मैं आपको कैमरा दिखा सकती हूं, रिसेप्शनिस्ट ने पेशेवर व्यवहार बनाए रखते हुए विनम्रता से कहा। महिला की हताशा बढ़ती गई, उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, वहां जो आदमी है मुझे उसे ढूंढना है। वह ऐसा व्यक्ति है जिससे मुझे तत्काल बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी बात पर अड्डा रहा। मुझे माफ करें मैडम, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। महिला का गुस्सा भड़क गया, उसकी स्थिति पर सवाल उठने लगा और वह चिल्लाई। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह जानती थी कि वह अनुचित व्यवहार कर रही है, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। इस हंगामे ने अन्य ग्राहकों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया। कानाफूसी फैल गई और जल्द ही मैनेजर वहां आ गया और स्थिति को शांत करने की कोशिश करने लगा। महिला को देखकर मैनेजर के चेहरे पर उदासी छा गई। मिस क्लेयर, अपने बॉस को बुलाओ, एक अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। लेकिन मिस, हालांकि क्लेयर एडिक्ट थी, जब तक उसे कुछ जवाब नहीं मिल जाते वह नहीं जाएगी। तुरंत जॉर्ज को फोन करो और उसे बताओ क्लेयर महाजन यहां है। महाजन उपनाम सुनकर सभी लोग चौंक गए। आखिरकार अगर आपने दुनिया के 11वें सबसे अमीर परिवार का नाम नहीं सुना तो आप मूर्ख ही होंगे। इस बीच अमन इस घटित नाटक से अनजान अपने रास्ते पर चलता रहा। क्या तुम सच में मेरे साथ यात्रा नहीं करना चाहती हो? सूरी ने पूछा। उसकी भौहें संदेह से सिकुड़ी हुई थीं। अमन ने आ भरी, उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान चमक उठी। मुझे नहीं लगता कि आपने जो सुझाव दिया है उसके बाद मैं आपके साथ सवारी कर सकता हूं। कुछ क्षण के लिए सूरी के चेहरे पर असमंजस की झलक दिखाई दी और फिर बिजली की तरह उसे समझ आ गई। ओह, उसने सांस ली। एहसास फैल गया। तुम शर्मिंदा महसूस कर रहे हो? नहीं, अमन ने निराशा में अपना माथा रगड़ते हुए दृढ़ता से जवाब दिया। ऐसा नहीं है। तुम सुंदर हो और स्क्रीन पर दिखने के मुकाबले असल में भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे प्रपोजल के बाद मैं तुम्हारे आसपास खुद को असहज महसूस करता हूं। सूरी ने पलकें झपकाईं, फिर हल्की सी हंसी में फूट पड़ी। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, उसकी तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन जब अमन ने उन्हें तीखी नजरों से देखा तो उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। हाँ, सूरी ने अपनी खुशी को दबाने की कोशिश करते हुए खिलखिलाकर हंसी। और यहां मैं सोच रही थी कि क्या मेरा आकर्षण फीका पड़ गया है। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम्हें महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है या? बस, अमन ने बीच में ही टोकते हुए कहा और उसकी तीखी नजर और भी तेज हो गई। अरे, ये कैसा समय है? सिर्फ इसलिए कि आपको किसी पुरुष में रुचि नहीं है, लोग आपको समलैंगिक कह देते हैं। लेकिन सूरी अपनी हंसी नहीं रोक सकी और अपना सिर हिलाते हुए धीरे धीरे हंसती रही। अमन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की इच्छा को दबाते हुए निराशा और शर्मिंदगी से अपने कंधों को तनावग्रस्त करते हुए मुड़ गया। अमन, चलो, सूरी ने उसे पीछे से पुकारा। उसका स्वर चिढ़ाने वाला लेकिन कोमल था। तुम ऐसी आकर्षक महिला के साथ जाने का मौका नहीं चूकना चाहोगे। भाड़ में जाओ, अमन ने अपनी आवाज में जलन और स्नेह के मिश्रण के साथ धीरे से कहा। उसने एक गुजरती टैक्सी को रोका और जल्दी से उसमें चढ़ गया। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया।
जैसे ही टैक्सी चली गई, सूरी ने अमन को दूर गायब होते देखा। उसके चेहरे पर पश्चाताप का भाव था। अच्छे आदमी मिलना मुश्किल है, उसने धीरे से अपने आप से कहा। उसकी नजर उस स्थान पर टिकी हुई थी जहां वह खड़ा था। जल्द ही वह कार में बैठ गई और छाया से उभरने वाले आदमी से अनजान होकर फोन पर कुछ सूचना दी। बॉस, मैंने उन्हें देखा और टैक्सी का नंबर भी लिख लिया। यह जा रही है। अमन ने एक सुखद भाव के साथ धीरे से गुनगुनाया। हालांकि उसने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन इस प्रस्ताव ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसे अचानक से प्रपोज किया था। सिस्टम, सूरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप मुझे मेजबानी करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या आप पुनर्विचार करना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं, लेकिन प्रस्ताव का मुख्य कारण उसका अपराधबोध था। वह दोषी महसूस कर रही थी और एक तरह से इसकी भरपाई करना चाहती थी। जिस तरह से चीजें चल रही थीं, यह एक तरफा हो सकता था। इसके अलावा हम दोनों व्यस्त रहने वाले हैं, इसलिए बाद में भावनाओं को विकसित करना आसान नहीं था। और अगर हमें पता चला कि हम एक दूसरे के लिए मैच नहीं हैं, तो यह निगलने के लिए एक कड़वी गोली होगी। तो आप पहले एक दूसरे को जानना चाहते हैं ना? सही। कोई स्पष्टीकरण न मिलने पर सिस्टम ने काम बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि कुछ अकेले कुत्ते अकेले रहने के लायक हैं। होस्ट, आपको सू के रूप में विचार करना चाहिए। कोई बात नहीं। हाँ, हम क्या कह रहे हैं? अमन सिस्टम के अचानक रुकने से चौंक गया और आगे प्रार्थना करना चाहता था। तभी उसका स्मार्टफोन बज उठा। यह हारिया का फोन था, इसलिए उसने तुरंत फोन उठा लिया। नमस्ते। हाँ, सब कुछ ठीक रहा। कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सूरी ने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे लगा कि वह कोई शरारत कर रही है। आप जानना चाहते हैं, बस मुझे आने दो। मैं एक फोन भी नहीं कह सकता। मैं पहुंच ही जाऊंगा। छी। उसके शब्द गले में ही अटक गए, क्योंकि उसने देखा कि एक तेज गति से आ रहा ट्रक लाइन बदलकर उनकी दिशा में आ रहा है। भाड़ में जाओ चाचा, बाएं ले। अमन ने स्टीयरिंग व्हील की ओर हाथ बढ़ाते हुए दहाड़ लगाई और चीखा, क्योंकि उसने देखा कि टैक्सी चालक घबराहट में लगभग अपनी आत्मा खो बैठा था और उसका शरीर भय से कांप रहा था। अमन ने तो यह भी सोचा कि क्या उस व्यक्ति की आत्मा दिल का दौरा पड़ने के कारण निकली होगी। जाना छोड़ दिया। दुहक की बात है कि पहिया बेतरतीब ढंग से घूम रहा था। चौंककर अमन ने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि हेडलाइट्स उस पर पड़ रही हैं। यह एक बहुत बड़ा ट्रक था जो खतरनाक गति से उसकी ओर बढ़ रहा था। वह घबरा गया और उसने सहज रूप से गाड़ी को एक तरफ मोड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक ने जोरदार टक्कर के साथ अमन की कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार डामर पर बेतहाशा घूमने लगी। टक्कर बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी, जिसके बाद धातु के टूटने और कांच के टूटने की आवाज आई। समय धीमा पड़ता प्रतीत हुआ, क्योंकि अमन की कार सड़क से फिसल गई और जोर से पलटने के बाद एक भयानक दुर्घटना के साथ रुक गई। अंदर अमन एक रगडॉल की तरह इधर उधर उछल रहा था। एयरबैग एक जोरदार आवाज के साथ फट गए, जिससे कार धूल और पिचके हुए नायलॉन से भर गई। अमन को अपने बाजू में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह में खून का स्वाद आया। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका हर अंग भयंकर रूप से दर्द कर रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह जागते रहने के लिए संघर्ष करते हुए ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। पीड़ा और सदमे के बावजूद अमन की त्वरित प्रतिक्रिया और किस्मत ने अचानक बदलाव ला दिया। जैसे ही कार पलटी, उसका शरीर टूटी खिड़की से बाहर आ गया। वह सड़क पर जोर से गिरा और उसका शरीर डामर पर फिसल गया, लेकिन वह मलबे से और अधिक कुचले जाने से बच गया। खून से लथपथ और घायल अवस्था में पड़े अमन की दृष्टि धुंधली हो गई। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, ठंडी डामर दूर होती गई। अफरा तफरी के बीच उसने दूर से चीखें और सायरन की बढ़ती आवाजें सुनी। बाहर आपातकालीन बचावकर्मी जोरदार चीखें मारते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। क्षतिग्रस्त वाहनों से धुआं निकल रहा था, जो ठंडी रात की हवा में घुल मिल गया था। उसकी सांसें उथली और अनियमित हो गईं, और बेहोश होने से ठीक पहले वह मुश्किल से आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं की उन्मत्त हरकतों को समझ पाया जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। फिर सब कुछ काला हो गया।